हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ अनुपम मिश्रा और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर आया हूँ। और पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वीडियो को अगर कंटेंट आपको पसंद आया इस चैनल पर तो वीडियो को आप शेयर भी करें, जिन भी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं। और साथ साथ आपको कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है इन वीडियोस के बारे में तो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, खासकर इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक्स हैं अलग अलग स्कूल्स में और अलग अलग बोर्ड्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड की जो क्लास 9 से लेकर 12th में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, इसकी जो पोइट्री और लिटरेचर का जो सेक्शन है, उन पर अगर आप चाहते हैं कोई मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आप सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इस वीडियो के माध्यम से एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर आया हूँ। पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। इस पोएम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम का, साथ साथ पोएम का बैकग्राउंड क्या है, पोइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पोएम का समरी जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पोएम का थीम है और समरी है और पोएम का बैकग्राउंड क्या है, और साथ साथ पोइट के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एक बहुत ही 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हुए हैं, विलियम बटलर ईट्स। इनका शॉर्ट में WB ईट्स भी बोलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो फोटो मैंने स्क्रीन पर लगाया है, बेसिकली गूगल से लिया गया है। विलियम बटलर ईट्स वॉज बोर्न इन 1865 में उनका जन्म हुआ था, डबलिन आयरलैंड में। सो बेसिकली कि आयरिश पोइट थे। इनका ये जो ओरिजिनल फोटोग्राफ स्क्रीन पर लगा है, और 1939 में इनका डेथ हो गया था। और इनके बारे में 2-3 खास बातें हैं। इससे पहले कि हम पोएम को शुरू करें, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही फेमस आयरिश पोइट रहे हैं, लेकिन चूंकि बचपन में कुछ साल जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, डबलिन आयरलैंड में, वहाँ पर कुछ साल बिताने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड किंगडम में जाकर शिफ्ट हो गए थे, इंग्लैंड में जाकर शिफ्ट हो गए थे, और बाकी लाइफ वो वहीं पर रहे। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 1888 में, यानी कि 1888 में, जब ये लगभग 23 ईयर्स के थे, 23 साल के थे, लंदन में रह रहे थे, उस समय एक कोई ऐसी घटना हुई जिससे उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला इस पोएम के लिखने के बारे में। और ये पोएम 1888 में लिखी गई थी, और बाद में करीब 2 साल बाद 1890 में एक मैगजीन है जिसका नाम है नेशनल ऑब्जर्वर, उसमें ये पहली बार पब्लिश हुई थी। 2 बातें इनके जो व्यक्तित्व बहुत खास बनाती हैं। पहला तो ये है कि ही इज़ वन ऑफ दोज इंग्लिश पोइट्स जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो 1923 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। और दूसरी बात इनके बारे में ये है कि जो गीतांजलि, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो पोइट्री का कलेक्शन का बुक है गीतांजलि, जो कि उन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा था और बाद में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उन्होंने खुद ही किया था। तो जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और उस बुक का जो इंट्रोडक्शन है, ये जो बुक है गीतांजलि, और खास बात यह कि गीतांजलि के लिए भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शायद 1913 में 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो ना सिर्फ पहले भारतीय हैं बल्कि पहले एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो गीतांजलि के लिए ही मिला था। तो उस गीतांजलि बुक का जो इंग्लिश वर्जन का इंट्रोडक्शन है वो विलियम बटलर ईट्स ने ही लिखा था, WB ईट्स ने। अगर आपने गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन पढ़ा हो तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन ये विलियम बटलर ईट्स के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये 2 बातें पोइट के बारे में है। पोइट है क्या बेसिकली, जैसा कि मैंने बोला, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ साथ इसका समरी भी बताऊंगा। तो बेसिकली है क्या, जैसा कि मैंने बोला कि इनका जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था, और बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा, ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड ही स्पेंड इन ए प्लेस, जो कि आयरलैंड में एक जगह है, लो हिल, LOUGH HILL। तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक, बहुत सुंदर जगह है। तो उसके पास एक आइलैंड है जिसका नाम है इनिस्फ्री। तो जैसा कि मैंने बोला कि जहाँ इनका जन्म हुआ था और जहाँ पर इनको बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा, और खासकर ये गर्मियों में भी अपने छुट्टियाँ बिताने के लिए वो वहाँ जाते थे, बचपन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने वहाँ स्पेंड किया। जगह का नाम है लो हिल।
तो उसके पास एक आइलैंड है, इसका नाम है इनिसफ्री। इनिसफ्री बेसिकली एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, जैसे एक ऐसा आइलैंड है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। अब चूंकि वो बहुत छोटी सी उम्र में जन्म के कुछ सालों बाद अपने पेरेंट्स के साथ लंदन शिफ्ट हो गए थे, तो फिलहाल जब ये प्रेजेंट टाइम में लंदन रह रहे हैं, तो हुआ क्या, बेसिकली ये बात है 1888 की, 1888 की बात है। तो ये लंदन की किसी स्ट्रीट में घूम रहे थे वहाँ पर, तो किसी शॉप के बाहर, या कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, कोई शॉप के बाहर एक विंडो के पास ये रुके, तो उन्होंने देखा, अंदर की तरफ देखा, तो एक फाउंटेन चल रहा था, एक फव्वारा जिसको बोलते हैं फाउंटेन, झरना। वैसे तो फाउंटेन को झरना भी बोलते हैं, लेकिन एक फाउंटेन चल रहा था, एक जैसे जेट का पानी का प्रेशर होता है, और उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई थी। तो बॉल वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर रही थी। तो फिजिक्स का छोटा सा नियम है, अगर आप हाई प्रेशर पर पानी के ऊपर बॉल रखेंगे तो वो बैलेंस अपने आप बना के रखती है, वो तो फिजिक्स का एक अलग सा नियम है। तो जब वो बॉल को, उस फाउंटेन को देखते हैं और उसके पानी के गिरने की जो आवाज़ वो सुनते हैं वहाँ पर, तो उनको अपना जो बचपन है, जो उन्होंने इनिसफ्री में गुजारा था, और बचपन में अक्सर अपने कजन्स वगैरह के साथ ये छुट्टियां बिताने वहाँ जाते थे, तो वो उसको रिकॉल करते हैं कि वो चाइल्डहुड के जो दिन थे वो कितने अच्छे थे। और वो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि दैट the life in city is very hectic. People here are very busy, they are very self-centered. People here are very lusty and fake, बहुत दिखावटी और बनावटी टाइप के लोग हैं. And the poet is kind of fed up with living a city life. So what he wants to do, he wants to leave everything behind, and he wants to go back to the Lake Isle of Innisfree, that beautiful island where he had spent a lot of time during his childhood. तो उसी को रिकॉल करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखी है कि वो सिटी लाइफ को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भाग दौड़ है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोग यहाँ पर जैसे कि ना नकली लोग हैं, दिखावटी लोग हैं, बनावटी लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो उनको करना अच्छा नहीं लगता. ही एक्चुअली वांट्स टू एस्केप दिस काइंड ऑफ बिजी लाइफ, एंड ही वांट्स टू गो बैक टू इनिस्ट्री, एंड ही वांट्स टू मेक ए स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ, एंड देन ही वांट्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंजॉयिंग हिमसेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर. तो ये पूरी पोएम का बेसिकली बैकग्राउंड है. 3 स्टेंजास का पोएम है, और टोटल इसमें 12 लाइन है. तो 12 लाइन है, 3 स्टेंजा है, तो कह सकते हैं कि इसमें 3 क्वार्टरन है, दैट मीन्स एवरी स्टेंजा हैज 4 लाइन्स. मैं पढ़ रहा हूं, आप देख रहे हैं ये पूरा स्क्रीन पर ये पोएम जो मैंने टाइप किया हुआ है, उसमें कुछ रेड पार्ट भी है और बाकी ब्लैक पार्ट भी है. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. पोइट बोलते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. 9 bean rows will I have there, and a hive for honeybee, and live alone in the bee loud glade. So the poet has a desire. He says, now I will arise and go. ये बेसिकली जो लाइन है, ये एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं अल्यूजन. देखिए, अल्यूजन एक तरीके का पोइटिक डिवाइस होता है, जिसमें कभी हिस्टोरिकल या रिलीजियस बुक्स के द्वारा से कोई जब रेफरेंस लिया जाता है, तो उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं अल्यूजन. तो ऐसा कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लाइन है पहली वाली, इसको शायद ये थोड़ा सा बाइबल से इसका रेफरेंस लिया गया है. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो पोइट कहता है ना, आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, एंड आई विल अराइज एंड आई विल गो नाउ. तो शायद पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग विच इज मोर स्पिरिचुअल, एंड ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट न्यू काइंड ऑफ लाइफ. एंड वो कहाँ जाना चाहता है? ही सेज, आई वॉन्ट टू गो टू इनिस्ट्री, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द सेम आइलैंड वेयर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड. और वहाँ जाकर करेगा क्या? A small cabin built there. मैं वहाँ जाकर सबसे पहले I will actually make a small room for myself. और वो रूम किसका बना होगा? वो छोटा सा कमरा किस चीज़ का बना होगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. क्ले होती है मिट्टी, वेटल्स होती हैं सरकंडे कहो या पेड़ की पतली सूखी टहनियाँ कहो. तो कह रहा है कि जो मैं अपना रूम बनाऊंगा वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना होगा, यानी कि मैं अपना रूम बनाने के लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा वो मॉडर्न मटेरियल नहीं होगा, जैसे ईंट है, पत्थर है, गारा है, या सीमेंट है, सरिया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी शहर में तो मैं ऐसे जगहों पर रह ही रहा हूँ. सो देयरफॉर आई वांट टू गो टू इनिस्ट्री, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज टू आई विल मेक अ स्मॉल रूम फॉर माई सेल्फ, एंड दैट रूम विल बी मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक क्ले एंड वेटल्स. अब इसमें 2 बातें, जो रेड पार्ट है ये अल्यूजन है, पोइटिक डिवाइस है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, ये इसमें भी एक पोइटिक डिवाइस इसमें भी है, जिस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एजोनेंस. एजोनेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है. एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड. जब किसी लाइन, पर्टिकुलर लाइन में वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है तो उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एजोनेंस.
तीसरी लाइन में वो कह रहा है 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं अपने लिए सबसे पहले क्या करूंगा, अब जो वहां पोइट रहेगा, वहां पर अकेले रहेगा, तो कुछ अपने खाने के लिए सबसे पहले क्या क्या करेगा, वो अपने लिए 9 सेम के पौधे लगाएगा, 9 क्यारियों में, 9 पंक्तियों में सेम के पौधे लगाएंगे। तो एक तो ये सिंबल की तरह यूज किया गया, दैट मीन्स द पोइट वांट्स टू से दैट आई विल कंज्यूम द काइंड ऑफ फूड विच इज नेचुरल एंड हाई फॉर हनी बी, और अपने खाने के लिए मैं वहां पर क्या करूंगा, एक शहद का छत्ता भी लगाऊंगा। तो पोइट का कहने का मतलब ये है कि मैं वहां पर जाके नेचुरल इन्वायरमेंट में रहूंगा और अपने लिए जो नेचर ने फूड हमें प्रदान किया है, जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, बाकी सारी चीजें हैं और खाने के लिए हनी भी है, इस तरह की चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। एंड लिव अलोन एंड बी लाउड गेट, और मैं वहां बिल्कुल अकेले रहना चाहता हूं, बिकॉज इनिस्फ्री एन आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड आइलैंड। तो कह रहा है कि मैं वहां जाकर बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। एंड वाई ही सेज सो, बिकॉज ही इज कंप्लीटली फेड अप विद सिटी लाइफ विच इज फुल ऑफ chaos, कंफ्यूजन एंड हेक्टिक लाइफ शेड्यूल। तो कह रहा है मैं वहां बिल्कुल अकेला रहूंगा, और आसपास चूंकि, और आसपास मैं किसका शोर को सुनूंगा, मैं जो मधुमक्खियों का शोर होगा उनको मैं सुनूंगा, एंड आई विल फील वेरी मच सेटिस्फाइड। अगले में क्या कह रहा है, इससे आगे से पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इस पोएम का राइमिंग स्कीम समझ लेते हैं। तो लाइक आई सेड कि इस पोएम के 3 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। इसका राइमिंग स्कीम A B है। पूरी पोएम में यही राइमिंग स्कीम फॉलो होता है, A B इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। And I shall have some peace there. The poet hopes that finally he will have some kind of mental peace there, because he is actually looking for some kind of mental peace. Because in the beginning of the poem, as I explained, the poet is not happy with the city life. He finds the people are very busy there, so therefore he wants to leave the busy schedule that he is following in the city, and he wants to go to Innisfree. And the first thing that he will do is to make a small cabin there, and the cabin will be built of natural materials like clay and wattles, and for food he will have natural food only, like he will have his own vegetables and honey that he will get from honey bees, and he will live alone. That means he does not want to be surrounded by anybody else. अब कह रहा कि आई शैल हैव सम पीस देयर, आई होप दैट आई विल हैव सम, फाइनली आई विल हैव सम काइंड ऑफ मेंटल पीस देयर। क्यों? फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अभी कह रहा है कि जो मानसिक शांति है एकदम से नहीं आती, इट कम्स स्लोली एंड वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, और बहुत शांति जो है एकदम से जाकर, ऐसा नहीं है कि इस घर रूम में गए, एसी ऑन किया और रूम तुरंत ठंडा हो गया। तो कह रहा है कि जो मानसिक शांति, इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, ये जो रेड पोर्शन मैंने किया है, एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मेटाफर। तो क्या कह रहा है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग। वेल होता है कवर या नकाब या कोई चीज जो चेहरे को कवर करने के काम आती। तो कह रहा है जिस आइलैंड में मैं जाऊंगा वहां की जो सुबह होंगी, मोस्टली सुबह में क्या होगा कि द मॉर्निंग विल बी कवर्ड विद द क्लाउड्स, जैसे जो बादल हैं वो सुबह को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे बादल हटने का प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एकदम से बादल के हटने के बाद ही दिखता है कि रोश उसके पीछे है क्या बेसिकली। तो कह रहा है जब वहाँ सुबह होगी तो सुबह कैसी होगी? द मॉर्निंग विल बी कवर्ड विद द डेंस फॉग लाइक ए थिक ब्लैंकेट, जैसे एक थिक ब्लैंकेट ने उस पूरे आइलैंड को कवर कर रखा है। टू वेयर क्रिकेट सिंग्स, और मैं वहां पर जाके क्या एंजॉय करूंगा? आई विल एंजॉय द म्यूजिक विच इज संग बाय द क्रिकेट। क्रिकेट को हिंदी में झिंगुर बोलते हैं। और रात का समय कैसा होगा? देयर मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, और वो रात में मैं क्या देखूंगा? आई विल एंजॉय द ग्लिम, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द नाइट, रात में चमचमाते हुए तारों को देखूंगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर कैसी होगी? बिल्कुल पर्पल कलर की शाइनिंग नून, उसको मैं एंजॉय करूंगा। और शाम को क्या करूंगा? एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स। लिनेट एक छोटा सा ब्राउन कलर का पक्षी होता है, और शाम को मैं लिनेट पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की, उड़ने की आवाज को सुनकर आई विल होप कि आई विल हैव सम काइंड ऑफ पीस देयर। थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन फिर बोल रही आई विल अराइज एंड गो नाउ। दैट मीन्स नाउ द पोइट हैज यूज्ड दिस लाइन ट्वाइस। ये लाइन को 2 बार यूज किया गया है, और यहां पर भी एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं एनाफोरा। अब एनाफोरा होता क्या बेसिकली? एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड और ए लाइन और ए फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेंजा। अब इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं, तो ये जो आई विल अराइज एंड गो नाउ ये 2 बार रिपीट हुई है और स्टेंजा के बिगिनिंग में हुई है। तो इस पोइटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एनाफोरा। रिपीटिशन भी आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया। So the poet is actually says that I am actually determined to leave everything and go to Lake Isle of Innisfree। और ऐसा वो क्यों बोलता है? कह रहा for always day and night, यानी कि कहता है कि दिन रात 24 घंटे।
मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, और मैं क्या सुनता हूं और क्या देखता हूं, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय शोर। इस पूरी लाइन को मैंने रेड से हाईलाइट किया है क्योंकि इस लाइन में एक पोइटिक डिवाइस, इसको बोलते हैं एलिटरेशन। तो सबसे पहले है क्या कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वाई द पोइट इज डिटरमिन्ड टू लीव द सिटी लाइफ एंड वांट्स टू गो टू इनिस्ट्री, बिकॉज व्हेन ही स्टैंड्स, when he walks on the streets of London, he hears a kind of a particular sound, जो कि बचपन में जब वो इनिस्फ्री जाते थे तो इस पर्टिकुलर साउंड को सुनते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। और वो साउंड है क्या, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं सुनता हूँ कि झील का पानी या झरने का पानी है, जो झील है वो पानी जब किनारों से टकराता है और किनारों के टकराने से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को मैं अपने मन में अपने कानों से कई बार सुनता हूँ। तो ये बेसिकली एलिट्रेशन किस तरह से, थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, इसमें एल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीटिशन, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का, किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का दो या दो से ज़्यादा बार रिपीटिशन होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगिनिंग में आता है, शुरुआत में आता है, तो उस पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। तो कहता है कि जब मैं शहर की लाइफ में एट प्रेजेंट रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, तो मैं अक्सर क्या सुनता हूँ, मुझे कानों में वही एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि झील का जो पानी है जब किनारों से टकराता है तो उसकी जो धीमी आवाज़ है उसको मैं अक्सर सुनता हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement grey, मैं या तो किसी सड़क के किनारे खड़ा हूँ, चाहे किसी फुटपाथ पर खड़ा हूँ जो कि ग्रे कलर का है, मैं हमेशा उसी एक पर्टिकुलर आवाज़ को सुनकर महसूस करता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और वो मुझे कहाँ सुनाई पड़ती है, वो मुझे दिल की गहराइयों में मुझे वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइक आई सेड, इसका राइमिंग स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पोएम 1888 में लिखी गई थी। 1890 में एक मैगजीन यानी कि नेशनल ऑब्जर्वर में ये पोएम को पहली बार पब्लिश किया था। इसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा समझा देता हूं जल्दी से। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ लाइफ। इन फैक्ट, living in a cottage is quite different from fast and hectic life of city. We can enjoy nature when there is a peace of mind, but the real peace is impossible in a city. We can find it in a solitary place only. So the poet is trying to say that he does not find any kind of mental or spiritual peace while living in the city, because the life in city is very fast and very hectic. People follow very busy and hectic schedule. They are very busy. There is a lot of noise, and there is a lot of confusion here and there. And he also says, he also blames the people to be very lusty means लालची, और थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, और थोड़े से फेक टाइप के लोग हैं, नकली टाइप के लोग हैं, एथिकल हैं लेकिन प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हैं। तो कह रहा है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ मेंटल पीस वाइल इन द सिटी। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to, if you really want to enjoy the mental peace, you can enjoy mental peace only when you come close to nature. जब आप प्रकृति के पास में होते हैं तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। पोएम का थीम भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द पोइट सेड दैट ही इज गोइंग टू Innisfree to build a small and simple hut. He will have 9 bean rows and a beehive, and he wants to live alone in peace with nature. He has a desire to enjoy slow pace of countryside living. This is something which has already been explained. The poet is trying to say that he wants to leave everything and he wants to go to Innisfree, which is a very beautiful island in Low Hill in Ireland, where he had spent a lot of time during his childhood. So it is his desire to leave everything and he wants to live there, because Innisfree is an uninhabited island and he wants to build a very small hut for himself, and the hut will be made of only natural material like clay and wattles. And for food he will have 9 bean rows and honey beehive, and he believes that when he lives alone there, he will actually find some kind of peace there, because it is his desire to leave the city life and live somewhere which is very close to nature. And why he says so? The poet is determined to go to Innisfree because every day, every night and every day, that means 24 hours, he hears the lake water, hitting the shore in that particular island. So like I said, the poet is presently living in London and he is not happy with the life of city. So he says whenever he's on the pavement or he is walking on the street, day and night he hears the same kind of sound. So he actually longs
to go back to the place where he had spent a lot of time during his childhood. He spent a lot of summers along with his cousins and friends and brothers and sisters. So that is why he wants to leave everything behind and just want to go to Innisfree to have some kind of mental peace there. ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई सजेशन है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें. चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों का दिन शुभ रहे.